अगला सोर्स जो है वो विंड एनर्जी है। विंड एनर्जी के अपने चैलेंजेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि विंड एनर्जी वहाँ प्रोड्यूस होगी जहाँ पे विंड होगी। एटलीस्ट एक रीजनेबल साइज के टरबाइन को मूव करने के लिए आपको 5 मीटर्स पर सेकंड की एवरेज विंड चाहिए होती है थ्रू आउट द ईयर। और फिर उसमें ऑब्वियसली आवाज़ के भी इश्यूज होते हैं, शोर होता है बहुत ज़्यादा, और एस्थेटिक्स के भी इश्यूज होते हैं। जहाँ पे लोग रहते हैं वो नहीं चाहते कि उनके घर के करीब विंड टरबाइंस लगे। अब इसकी जो कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से देखें तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी इंस्टॉलेशन और ऑपरेटिंग कॉस्ट्स कम हो रही हैं। और एक एक ग्लोबल थ्रेशोल्ड तकरीबन जो 1000 का है उससे नीचे नीचे अब आ रही हैं। और मज़ीद कम होंगी तो प्रॉब्ली ये दिस वुड बी अलॉन्ग विद सोलर शायद सबसे प्रॉमिसिंग रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स होगा। पाकिस्तान में विंड के चैलेंजेस पीछे वाले चैलेंजेस के साथ मिला के अगर हम ज़रा देखें ना तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। पाकिस्तान में पहली बार स्टडी हुई थी यूएन के प्लेटफॉर्म से 2007 में, और फिर 12 में तो 3 कॉरिडोर आइडेंटिफाई हुए थे कि यहाँ पे वो विंड की स्पीड्स एवरेज मौजूद हैं जो कि हमें चाहिए विंड जनरेशन के लिए। एक कराची हैदराबाद का एरिया था, समंदर की विंड थी यहाँ पे। दूसरा बलूचिस्तान के बॉर्डर के करीब, ईरान के करीब एरिया था। और तीसरा हमारा नॉर्थ में पिंडी से आप कह लें कलर कहार के दरमियान का तकरीबन एरिया था। तो अब इन सब के अपने अपने चैलेंजेस थे। पहले तो एक कदम पीछे हैं। तो कहीं पे भी सबसे पहला चैलेंज ये होता है कि विंड डेटा कितनी डिटेल में मौजूद है आपके पास। तो वेस्टर्न मुल्कों में वैसे तो ये विंड टर्बाइंस शायद हिस्टोरिकली दुनिया में पहली बार आज से 1000 1500 साल पहले इसी एरिया में बनी थी जिनमें अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। लोगों ने यूज़ करना शुरू किया था, लेकिन वो एक कह लें कि आर्काइक किस्म का ही यूज़ था। प्रैक्टिकली यूरोप में ये तकरीबन कई 100 सालों से इस्तेमाल हो रहा है। तो फिर वहाँ पे ये है कि विंड डेटा मौजूद है कि हर जगह पे उनको पता है कि हमारे साल में ऑन एवरेज विंड की स्पीड क्या होती है। और फिर विंड की क्वालिटी भी वहाँ पे देखते हैं। क्वालिटी के दो मतलब हैं, एक तो स्पीड ऑब्वियसली मतलब है, दूसरा मतलब ये होता है कि वो एक कंटिन्यूस वन डायरेक्शनल फ्लो है या नहीं जिससे टरबाइन घूम सके। क्योंकि अगर वो गस्टी होगी बहुत ज़्यादा तो टरबाइन मुख्तलिफ डायरेक्शंस में घूमेगा, वाइब्रेशन होगी और जल्दी उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तीसरा अगर वो एरिया बहुत डस्टी है तो विंड टरबाइन के जो टिप्स हैं वो बहुत जल्दी वेयर आउट हो जाएंगे, बाकी नुकसान भी होगा वहाँ पे। तो पहला इशू हो गया विंड डेटा, विंड क्वालिटी। और फिर जिस जगह पे विंड है वहाँ पे पहुँचना कितना आसान है या कितना मुश्किल है। जैसे मैंने आपको बताया कि पिंडी और कलर कहार के बीच ये हिली टेरेन है, और यहाँ पे कोई रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद नहीं है, इवन ग्रिड भी मौजूद नहीं है कि आपने बिजली बना भी ली तो कहाँ पे डालेंगे। या इसी तरह अगर आप, जो मैंने आपको बलूचिस्तान का एरिया बताया, वहाँ भी ये इश्यूज हैं। या जो साकरो कॉरिडोर है जो हैदराबाद कराची रीजन है, उसमें इशू ये है कि वो सेलाइन लैंड्स हैं और बहुत ज़्यादा वाटर लॉग्ड एरियाज हैं। वहाँ पे समुद्री पानी बहुत ज़्यादा वैसे तो ये काफ़ी बड़ा एरिया है, तो इसमें समुद्री पानी भी है और जो किंजर लेक के अराउंड एरियाज हैं, यानी मीठा पानी भी के एरियाज भी हैं। लेकिन ओवरऑल वहाँ पे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेडिशनली कमज़ोर था, और वहाँ पे भी विंड टर्बाइंस लगानी मुश्किल थी। इसके बाद ये इशू होता है कि क्या आपके पास ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म्स हैं, क्योंकि विंड टर्बाइंस बहुत बहुत बड़ी होती हैं। इनका एक ब्लेड जो है वो बोइंग 747 से बड़ा होता है। तो उनको लेके जाना, यानी उसका एक हिस्सा एक बहुत बड़े ट्रक पे रखा जाता है और पिछला हिस्सा एक और बहुत बड़े ट्रक पे रखा जाता है, और उसके बीच में 6 7 8 ट्रकों का डिस्टेंस होता है। तो उनका मुड़ना और वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है। रोड्स होंगी तो जाएंगे, फिर आपके पास लिफ्टिंग इक्विपमेंट होगी तो आप उसको वहाँ पे खड़ा करके लगा सकेंगे। फिर ज़मीन में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो आपको प्लेटफॉर्म बनाना आपके लिए आसान हो। अगर वो मार्शी ज़मीन होगी तो नीचे कंक्रीट का प्लेटफॉर्म बनाने में ही आपको इतना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा कि वो प्रोहिबिटिव हो जाएगा। फिर जो कॉस्ट होती है केबलिंग की, यानी ये कॉरिडोर तो हमें मिल गए,
लेकिन क्या इसके करीब ग्रिड है कि हम यहाँ से बिजली बना के तो नेशनल ग्रिड में डाल दें? क्योंकि वो केबल्स बहुत बहुत हैवी और बहुत महंगी केबल्स होती हैं। फिर एक चीज़ होती है कि लैंड एक्वायर करना कितना आसान है उस एरिया में, क्योंकि ये जो पिंडी और कलर कार के बीच का एरिया है ये, इसमें गवर्नमेंट की लैंड ज़्यादा नहीं है, लोगों की छोटी छोटी होल्डिंग्स हैं। तो एक एक बंदे से आपने 100 विंड टर्बाइन्स लगाने हैं, वहाँ पे 40 ओनर हैं। तो किस किस से खरीदेंगे और किस किस रेट्स पे खरीदेंगे? जहाँ गवर्नमेंट की लैंड है वो उसके अपने इश्यूज हैं कि क्या पॉलिसी है। जैसे फॉर एग्जांपल सिंध में बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी है गवर्नमेंट की लैंड किसी को देने की। तो उसमें सालों लग जाते हैं अप्रूवल्स लेते हुए, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आती हैं बीच बीच में। तो बहुत बहुत सारी हर्डल्स हैं पाकिस्तान में सोलर को यूटिलाइज करने की। लेकिन स्टिल पिछले 10-12 साल में जिस एरिया ने काफ़ी हद तक उन हर्डल्स को कह लें कि ओवरकम कर लिया और अब वहाँ विंड जनरेशन हो रही है, वो ये घारो साकरो में एरिया में जो स्पेसिफिकली झिम पीर का एरिया है। वहाँ पे हवा की क्वालिटी भी अच्छी है और हवा की स्पीड भी अच्छी है। और ये मीठे पानी के करीब है, यानी ये जो झिम पीर है इट इज़ मोर और लेस एडजेसेंट टू किंजर लेक, जो एक बड़ा सिंध का एक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा लेक है। तो वहाँ पे अब उसकी एक्सेस जो है वो दोनों तरफ से, एक तरफ से आप ठठा से यानी किंजर लेक की तरफ से जा सकते हैं, दूसरी तरफ आप मेन जो कराची लाहौर मोटरवे है, कराची हैदराबाद मोटरवे में नूरियाबाद एक बीच में सेंटर में जगह आती है, वहाँ से रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया। तो इस वक्त वहाँ पे एटलीस्ट एटलीस्ट 8 बड़े विंड फार्म्स जो हैं वो ऑपरेटिव हैं, जो कि ग्रिड को बिजली दे रहे हैं। और इसमें और ये तकरीबन 8 के 8 जो है वो इंडस्ट्री ड्रिवन है, यानी वो गवर्नमेंट ने नहीं लगाया बल्कि इंडस्ट्री ने, कुछ लोगों ने पहले वो नूरियाबाद स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल एरिया है, तो कुछ इंडस्ट्री ने अपने कंजम्पशन के लिए शुरू किया, लेकिन उनको फिर जब उन्होंने देखा कि इसमें इंसेंटिव बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 17% ROI इंश्योर्ड रखा हुआ है विंड प्रोजेक्ट्स के लिए। तो फिर वो लोग इंसेंटिवाइज हुए और बहुत से लोगों ने इंडस्ट्री लगाई, और अभी काफ़ी हमारे पास जनरेशन बढ़ती जा रही है विंड की, और होपफुली मज़ीद आगे बढ़ेगी, क्योंकि पिछले 4-5 साल पहले तक विंड टर्बाइन्स की जो प्रोडक्शन थी यूरोप में ज़्यादातर जो हो रही है और अब चाइना में हो रही है, उस पर बहुत प्रेशर था और पाकिस्तान की बारी नहीं आ रही थी। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा ना कि बड़े बायर्स की इतनी लंबी लाइन थी कि छोटे बायर्स को कोई पूछ ही नहीं रहा था। उनको एक तो रेट्स भी बहुत ज़्यादा मिलते थे, और मिलते थे तो टाइम बहुत आगे का मिलता था। तो अब वो समहाउ तो किसी हद तक सब्सिडाइज हो गया है, सब्साइड होगी ये चीज़। और अब पाकिस्तान विंड टर्बाइंस भी हमारे पास आ रही हैं। सिंध गवर्नमेंट ने देव सॉर्टेड आउट द पॉलिसी इशू एज वेल। उस एरिया में इंडस्ट्री की वजह से रोड्स भी अच्छी बन गई हैं, और जो लोकल्स की तरफ से रेजिस्टेंस थी छोटे लैंड ओनर्स की तरफ से, उसको भी बहुत सारे लोगों ने मिलके वहाँ पे स्कूल्स और हॉस्पिटल्स वगैरह बना के कवर कर लिया। तो होपफुली विंड इज़ पाकिस्तान के लिए एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर है, स्पेशली ये जो झिम पीर कॉरिडोर है। बाकी दोनों कॉरिडोर्स में कोई बहुत सीरियस डेवलपमेंट नहीं हुई है। अगला सोर्स जो है वो फ्यूल सेल्स है। फ्यूल सेल्स जो है वो फिलहाल कह लें कि R&D स्टेज पे ही है। आपको कहीं पे कमर्शियल यूज़ में फ्यूल सेल्स दुनिया में नज़र नहीं आएंगे, मे बी फ्यूचर में आ जाए। आइडिया ये है कि हाइड्रोजन से एनर्जी ली जाए, कि हाइड्रोजन की जो अपनी इनहेरेंट एनर्जी है, अभी तक फ्यूल सेल्स वो नहीं ले रहे, बल्कि वो हाइड्रोजन को अ, अ, यानी मुख्तलिफ ऑक्सीजन वगैरह के साथ यूज़ करके इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मसला ये है कि हाइड्रोजन जो है वो ख़ुद तो प्राइमरी सोर्स है ही नहीं एनर्जी का। अ, तो और दूसरा ये कि वो नेचुरल गैस से मिलती है आपको, यानी आपको हाइड्रोजन हासिल करने के लिए पहले वही फॉसिल फ्यूल जलाना पड़ता है। तो वो फिर ऑब्वियसली वो वाले चैलेंज तो उधर ही रहा जो क्लाइमेटिक चेंज वाला है। तो फ्यूल सेल फिलहाल R&D हो रही है, लेट्स सी, शायद फ्यूचर में इसकी यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो। अगला सोर्स जो है वो है जी एथेनॉल, यानी अल्कोहल का एक वेरिएंट है एथेनॉल, जो कि
मुख्तलिफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से प्रोड्यूस होता है। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से अगर आप फ्यूल बनाएंगे तो फिर वो फ्यूल इनसिक्योरिटी शुरू हो जाएगी पूरी दुनिया में, या हो चुकी है ऑलरेडी। अभी उसकी R&D वुड पे हो रही है, वेस्टेड वुड पे, यानी वुड जो इस्तेमाल हो जाती है उसका जो वेस्ट बचता है, तो वहाँ पे मे बी एथनॉल जो उससे बन रही है वो कुछ बेहतरी आए वहाँ से। शुगर केन का जो वेस्ट होता है, ये भी इस्तेमाल होता है एथनॉल प्रोडक्शन में। ये ब्राज़ील में तो बड़े लार्ज स्केल में हो रहा है, और हमारे पास ये जो JKT इंडस्ट्री है, जहांगीर खान तरीन इंडस्ट्री है, जो साउथ पंजाब में और अपर सिंध में, ये लोग अपने प्लांट, खुद अपने प्लांट्स के ऊपर एथनॉल बना रहे हैं और अपनी एनर्जी वहाँ से परसेंटेज एक ले रहे हैं। तो मे बी वहाँ पे भी कोई डेवलपमेंट हो जाए। लेकिन फिलहाल इसका चैलेंज यही है कि ये फूड इनसिक्योरिटी की तरफ आप चले जाएंगे अगर आपने फूड लोगों को देने के बजाय उसे एनर्जी बनानी शुरू कर दी। अगले दो चीज़ें फिजन और फ्यूजन। फिजन नॉर्मली जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर्स जिनको हम कहते हैं, वहाँ से जो बिजली बनती है, वो फिजन प्रोसेस के थ्रू बनती है। इसके जो इश्यूज हैं वो दे आर वेल नोन, सेफ्टी के इश्यूज हैं, वो जो इसके अंदर पानी इस्तेमाल होता है उसको कहाँ डिस्पोज करेंगे, फिर जो उसके फ्यूल का रेजिड्यू होता है, जो फ्यूल बच जाता है, वो उसको स्टोर करना या डिस्पोज करना बड़ा चैलेंज है। तो उसके लिए एक टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन ये आया था कि ब्रीडर रिएक्टर्स आए थे, आए हैं, जो बेसिकली फ्यूल जो जो आपके रॉड्स होते हैं, उनको यानी यूरेनियम के रॉड्स को वो रीप्रोसेस करके दोबारा दोबारा इस्तेमाल करते हैं। तो उससे एक डिस्पोजल का इशू तो हल हो जाता है, लेकिन उससे एक और इशू ये प्रोड्यूस हो रहा है कि वो ये जो रीप्रोसेसिंग होती है इससे प्लूटोनियम बनती है, और प्लूटोनियम जो है वो रॉ मटेरियल है फॉर न्यूक्लियर वेपन्स। तो इसके अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन इस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि आखिरी न्यूक्लियर डिजास्टर को हुए भी बहुत बड़ा अरसा हो गया, 50 साल तकरीबन होने वाले हैं। तो फिर न्यूक्लियर प्रोडक्शन सेफ तो हो गई है, लेकिन वो जो यूरेनियम यूज़ कर रही है ऑब्वियसली वो दुनिया में अनलिमिटेड तो नहीं है, बल्कि बहुत कम है एक्चुअली। तो अब कुछ अरसे में दुनिया वहाँ पे पहुँच जाएगी कि यूरेनियम डिप्लीट हो जाएगा, तो शायद लॉन्ग टर्म में न्यूक्लियर एक सोल्यूशन नहीं रहेगा, न्यूक्लियर पावर। जो फ्यूजन है वो एक और न्यूक्लियर लेवल पे रिएक्शन होता है जो कि सन के अंदर होता है। जो सूरज के अंदर सूरज की एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है उसके अंदर फ्यूजन हो रही होती है। फिशन का मतलब होता है कि जो कि आप एक एटम को तोड़ें और उससे एनर्जी लें। फ्यूजन का मतलब होता है कि आप दो एटम्स को मिलाएं और उससे एनर्जी लें। तो सूरज पे ये वाला प्रोसेस फॉलो हो रहा होता है, लेकिन अगेन ये टेक्नोलॉजिकली फ़िलहाल बहुत नेसेंट है, और जब ये आएगा कमर्शियल यूज़ में तो इसके अपने इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जी की जो एनर्जी को कंट्रोल करना इवन फिजन में बड़ा मुश्किल होता है। बड़े मुश्किल किस्म के रिएक्टर्स लगाने पड़ते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं। तो फ्यूजन तो उससे कई गुना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो उसके अपने चैलेंजेस होंगे, लेकिन फ़िलहाल ये R&D स्टेज पे है। अब ये जो आपके सामने डायग्राम है, ये आपको, पीछे हमने बहुत सारे फ्यूल्स की, सॉरी, बहुत सारे सोर्सेज की बात की एनर्जी की, ऑयल और गैस के अलावा। तो ये आपको उनकी एक ट्रेंड सा बता रहा है कि उनकी कीमत कितनी चल रही है। और जो यूनिट यहाँ पे यूज़ किया हुआ है वो LCOE है, लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी। ये बेसिकली लेवलाइज्ड का मतलब ये होता है कि आपने प्लांट लगाया और उसकी पूरी ज़िंदगी गुजरी और फिर वो डिकमीशन हो गया, तो शुरू से आखिर तक जितना खर्चा हुआ और उसने जितनी एनर्जी जनरेट की, तो पर यूनिट एनर्जी की कॉस्ट क्या पड़ी आपको पर किलोवाट आवर। तो इसमें ये जो लिखा हुआ है फॉसिल फ्यूल हाई एंड ऑफ द प्राइस रेंज, ये तकरीबन 0.18 डॉलर्स पर किलोवाट आवर है। और इसी का लोअर रेंज, यानी फ्यूल जब सस्ता होता है फॉसिल फ्यूल, तो ये $0.05 पर किलोवाट आवर पे होता है। तो ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर फ्यूल चलता है नॉर्मली। 2010 और 2021 के दौरान इस रेंज में चला है फ्यूल।
तो ऑब्वियसली कोई भी फ्यूल का सोर्स जो है वो इंडस्ट्रियल सेंस, उसकी यूजेज के इंडस्ट्रियल सेंस तभी बनेगा जब वो इस रेंज के अंदर या इस रेंज से नीचे आएगा। तो बल्कि नीचे के करीब होगा तो ज़्यादा चांस है कि इस्तेमाल होगा। अगर उससे सस्ता आपको तेल मिल रहा है तो ऑब्वियसली लोग पहले तेल की तरफ जाएंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उस बॉटम लाइन लोग अपनी देख रहे होते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो आपको एक सबसे पहले कंसंट्रेटेड सोलर पावर नज़र आ रही है जो बहुत महंगी थी, लेकिन अब वो फ्यूल रेंज के अंदर आ गई है, तकरीबन उसके मिड पे आ गई है। फिर उसके बाद आपको ऑफशोर विंड नज़र आ रही है। ऑफशोर का मतलब कि विंड के वो टरबाइंस जो कि समंदर के अंदर लगे हुए हैं। तो वो आपको वो मोर और लेस फ्यूल की हाई लेवल से शुरू हुए थे 2010 में, लेकिन अभी वो फ्यूल के लो लेवल के करीब करीब पहुंच गए हैं। फिर जियोथर्मल के बारे में हमने डिस्कशन नहीं की, लेकिन उसकी कॉस्ट भी बहुत कम है, लेकिन उसकी इंस्टॉलेशन प्राइस बहुत ज़्यादा है। और अभी R&D उस पे इस लेवल पे नहीं पहुंची कि उसको कमर्शियली इस्तेमाल किया जा सके। फिर बायो एनर्जी या जो कि हम जानवरों के फजले वगैरह से लेते हैं, उसकी कॉस्ट हमेशा से कम रही है, लेकिन उसके चैलेंजेस मैंने आपको बताया कि क्या हैं, तो वो इसलिए उसकी ज़्यादा यूज़ नहीं है। फिर सोलर, नॉर्मल फोटोवोल्टाइक सोलर जो है, जो हम अपने फोट सेल्स लगाते हैं अपनी छतों वगैरह के ऊपर, वो शुरू जो है बहुत महंगा हुआ था। सबसे महंगा हुआ था 2010 में, लेकिन अगर अभी आप उसको देखें तो वो उसकी प्राइस फ्यूल की लोअर रेंज को टच कर रही है, तो ऑब्वियसली वो फिर अट्रैक्टिव हो गया और अब आप देख रहे हैं कि जगह जगह वो लग रहे हैं। अ, फिर उसके बाद हाइड्रो पावर जो है वो हमेशा से अगेन सस्ती रही है। अब कुछ कुछ ऊपर जा रही है थोड़ी सी, क्योंकि उसकी जो इक्विपमेंट चाहिए उसकी उसकी कॉस्ट की वजह से, और फिर इसकी पॉलिटिकल इश्यूज भी होते हैं, और डैम्स की लाइफ के इश्यूज भी होते हैं। तो बहरहाल हाइड्रो पावर भी हमेशा से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती रही है, और आगे भी लग रहा है कि ये काफ़ी इस्तेमाल होती रहेगी। फिर आखिर में ऑन शोर विंड लिखा हुआ है, ऊपर ऑफ शोर विंड की बात हो रही थी। ऑन शोर विंड जो है वो महंगी थी, लेकिन अब वो फ्यूल की लोवेस्ट कॉस्ट से भी नीचे आ गई, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो अब पाकिस्तान में भी वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। अभी आप थोड़ी देर में हम पाकिस्तान की डिटेल देखेंगे, और दुनिया में भी वो इसकी यूज़ बढ़ रही है। अच्छा जी, एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस सारे मामले का है इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस। अब ये जो आपके सामने तस्वीर बनी हुई है, इसमें एक तरफ आपको दिखा रहे हैं कि रेजिडेंशियल प्राइसेस क्या हैं, और दूसरी तरफ बता रहे हैं इंडस्ट्रियल प्राइसेस क्या हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजली जो महंगी है रेजिडेंशियल, वो जर्मनी में है, और सबसे सस्ती जो है वो तुर्कमेनिस्तान में है, ज़ीरो के करीब है, और जर्मनी में $350 पर मेगावाट आवर। तो पाकिस्तान से इसको थोड़ी देर में पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं, लेकिन ये समझ लें कि पाकिस्तान से 3-4 गुना ज़्यादा है। और दुनिया की जो एवरेज है वो तकरीबन 140 $US पर मेगावाट आवर के करीब है। इसी तरह यहाँ पे आप इंडस्ट्री को देख रहे हैं, सबसे सस्ती अल्जेरिया में है, सबसे महंगी काबू वर्दे में है। एक ये एक जजीरा है, बेसिकली अफ्रीकन और टूवर्ड्स, यानी जो साउथ अमेरिका और अफ्रीका के दरमियान जो समंदर है वहाँ पे एक जजीरा है, एक मुल्क है ये। तो इंडस्ट्री में दुनिया में जो एवरेज है वो $100 पर मेगावाट आवर चल रही है। तो अब इसमें एक बड़ी बड़ी बात आप ये समझें कि रेजिडेंशियल बिजली दुनिया में महंगी है, इंडस्ट्रियल बिजली सस्ती है। रीज़न रीज़न ये है कि इंडस्ट्रियल बिजली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है रेजिडेंशियल के करीब कंपेयर्ड पूरी दुनिया में, क्योंकि दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं उनकी आबादी कम है और उनकी इंडस्ट्री बड़ी है। लेकिन जो हमारे जैसे मुल्क हैं पाकिस्तान और इंडिया, उनमें आबादी ज़्यादा है और रिलेटिवली इंडस्ट्री कम है, तो वहाँ पे
रेजिडेंशियल बिजली सस्ती है और इंडस्ट्रियल बिजली महंगी है। तो यहाँ पे पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं कि पाकिस्तान कहाँ पे आता है। तो पाकिस्तान में देखें तो जो हमारी रेजिडेंशियल बिजली है वो हम $35 पर मेगावाट आवर में दे रहे हैं, और जो इंडस्ट्रियल बिजली है वो 118 पे दे रहे हैं। तो जर्मनी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि जो दुनिया में जो यूरोप भी मोर और लेस इसी रेंज में सारे का सारा चलता है। तो पाकिस्तान से वो तकरीबन 10 टाइम्स ज़्यादा है। मैंने पहले कम बताया, 10 टाइम्स तकरीबन ज़्यादा महंगी बिजली है वहाँ पे रेजिडेंशियल के लिए। लेकिन इंडस्ट्री में पाकिस्तान वर्ल्ड एवरेज से ऊपर चल रहा है, 118 पे चल रहा है। और आप देखेंगे रेजिडेंशियल बिजली सस्ती और इंडस्ट्रियल महंगी। इसी तरह आप इंडिया को यहाँ पे कंपेयर करें तो इंडिया भी मोरलेस पाकिस्तान, ट्रेंड मोरलेस वही है, लेकिन इंडिया में रेजिडेंशियल बिजली पाकिस्तान से महंगी है, पाकिस्तान से दुगनी महंगी है। और जो इंडस्ट्रियल बिजली है वो पाकिस्तान से सस्ती है, तकरीबन $20 सस्ती है पर मेगावाट आवर। तो इससे आप देखते हैं कि इंडस्ट्री इंसेंटिवाइज होती है वहाँ की, उनको सस्ती बिजली मिलती है। हमारी इंडस्ट्री जो है उसको महंगी बिजली मिलती है। तो फिर उसकी वजह से जहाँ एक तरफ इंडस्ट्री बंद होती है वहाँ पे कुछ नेगेटिव प्रैक्टिसेस भी शुरू हो जाती हैं, और इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है। फिर इसका मतलब एक्सपोर्ट कम होती है, इसका मतलब है आपके पास बाहर से पैसे कम आते हैं, और फिर वो सारे प्रॉब्लम्स जो हमने पहले डिस्कस किए या जो हमें आजकल नज़र आ रहे हैं वो सामने आते हैं। थोड़ा पाकिस्तान की बिजली को और डिटेल में देखते हैं तो हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है बिजली बनाने की वो तकरीबन 40,000 के करीब है, 40,000 मेगावाट के करीब। तो इसमें जो सबसे बड़ा शेयर है वो हाइडल का है, यानी पानी से, डैम से जो बिजली बनती है इंस्टॉल हुए हुए। फिर उसके बाद दूसरा जो शेयर है वो RLNG का है ना, नहीं, या आर का मतलब होता है रेजिडुअल, या रिफाइंड LNG या रेजिडुअल LNG, कुछ इस तरह का कुछ इसका नाम होता है। और फिर उसके बाद जो बड़ा शेयर है वो RFO का है, अगेन रेजिडुअल फ्यूल ऑयल्स का। या फिर उसके बाद कोल है, फिर उसके बाद गैस है। अब ये सिर्फ मैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बता रहा हूँ, यानी ये वो नहीं है जो इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि ये जो प्लांट लगे हुए हैं। तो ये आप गैस, RFO और RLNG, ये हमारे वो सोर्स हैं जो कि फॉसिल फ्यूल पे बेस्ड हैं। तो मिला के ये तीनों सबसे बड़े बनते हैं, यानी 10,000 ये, 6,000 ये और 3,500 ये। तो तकरीबन 20,000 हमारी आधी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो फॉसिल फ्यूल पे या इंपोर्ट्स पे बेस्ड है। अ, फिर उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर आ गया पाकिस्तान के पास। दो जगहों पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, एक कराची में और एक चश्मा में। कराची में जो पहला पावर प्लांट था जो 60s 70s में लगा था कैनप के नाम से, वो अब रिटायर हो गया। और अब वहाँ पे दो और प्लांट्स आ गए हैं, K2 और K3 के नाम से। इसी तरह चश्मा में C1 से लेकर C4 तक प्लांट्स हैं। तो सारे ये सारे कराची के प्लांट्स बड़े हैं, चश्मा के प्लांट्स भी अब जो लेटेस्ट प्लांट लग रहे हैं वो बड़े प्लांट्स हैं। अ, फिर उसके बाद विंड है। विंड को आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1985 मेगावाट। अगेन ये इंक्रीज है ठीक ठाक। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीर, ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो लेटेस्ट आया है वहाँ से। तो ये पिछले 3 4 साल से कई गुना बड़ी इंक्रीज है विंड में। फिर सोलर है और बगास है। बगास जो है वो जो शुगर केन से बचता है उसको बगास कहते हैं। तो और भी कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन वो जो जलाते हैं ना हम शुगर केन का जो जूस निकाल लेते हैं उसके बाद जो बचता है तो उसको बगास कहते हैं। तो ये पाकिस्तान की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। अब एक्चुअली पाकिस्तान बिजली जनरेट किससे कर रहा है वो ये है। सबसे ज़्यादा हम थर्मल से कर रहे हैं। थर्मल का अगेन मतलब मैंने आपको बताया था, RLNG, RFO और गैस और कोल मिला के, इन चारों को मिला के आप जो बिजली जनरेट कर रहे हैं, बल्कि इवन बगास भी मिला के, वो सबसे ज़्यादा है, 61%। फिर उसके बाद हाइडल आती है 24%। हम अगर हमारे हमारे हाथ में होता तो हम सबसे ज़्यादा हाइडल से लेते, लेकिन हाइडल पे हमारी एक लिमिटेशन है, जितनी है उतना ही कर सकते हैं। फिर उसके बाद न्यूक्लियर आता है जो 12% है, और फिर रिन्यूएबल्स जिसमें विंड और सोलर दोनों आते हैं।
तो पाकिस्तान में रिन्यूएबल का जो हिस्सा है वो पिछले सालों से बढ़ रहा है, लेकिन थर्मल का भी बढ़ रहा है। तो एनर्जी मैनेजमेंट फिर जो है अगर आप करेंगे अपनी इंडस्ट्री में, तो आपके कॉस्ट्स बढ़ेंगे, कम होंगे, और आपकी कंजम्पशन कम होगी। और जो बिजली आप बचाएंगे, जो एनर्जी आप बचाएंगे, वो आप कहीं और इस्तेमाल करेंगे, तो इट इज़ एज गुड एज प्रोड्यूसिंग न्यू एनर्जी। यानी बजाय इसके कि आप 1000 मेगावाट इस्तेमाल कर रहे हैं और 1000 का और प्लांट लगाएं, तो आप उस 1000 में से अगर 500 का इस्तेमाल कम कर दें, तो आपको नए प्लांट नहीं लगाने पड़ेंगे या कम लगाने पड़ेंगे। तो वो डायरेक्ट उसी तरह की सेविंग होती है जिस तरह नई एनर्जी आपको मिल रही है। और दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है कि एनर्जी मैनेजमेंट करके जो आप एनर्जी ऐड करते हैं सिस्टम के अंदर, वो जेंटल होती है, उसमें ना कार्बन प्रोड्यूस होती है ना कुछ होता है, बल्कि उल्टा वो चीज़ कम हो जाती है। तो अब जाहिर है इंडस्ट्री का साइज बढ़ेगा तो एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगी, तो एनर्जी मैनेजमेंट से तो काम नहीं चलेगा ओवरऑल। लेकिन ये आपको एक ब्रीदिंग स्पेस देती है, आपको आपके पैसे बचाती है, और आपको टाइम देती है कि आप R&D करें और नए सोर्सेज दरियाफ्त करें, या जो ऑल्टरनेट सोर्सेज आए उनको लगाएं, ताकि आपको सस्ती और क्लीन एनर्जी मिल सके। तो इसका जो केस है इट इज़ वेरी स्ट्रांग कि एनर्जी मैनेजमेंट तो होनी चाहिए, इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। और इंडस्ट्री में इस वक्त एनर्जी मैनेजर्स की बड़ी ज़रूरत है। हर प्लांट जो है वो एक स्पेशलिस्ट कोशिश करता है कि उसके पास हो जो कि एनर्जी मैनेजमेंट पे फोकस करे। एनर्जी मैनेजमेंट में जहाँ पे वो एक तरफ एनर्जी जनरेशन के सोर्सेज को देख रहा होता है, और एक ऐसा मिक्स ला के देता है अपनी इंडस्ट्री को जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और इन्वायरमेंटली इफेक्टिव भी हो। तो दूसरी तरफ वो बिल्डिंग्स या एनर्जी की यूजेज जो होती है उसको मैनेज कर रहा होता है। तो इस सारा करने के जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं वो हमने शुरू में डिस्कस किए, कि लोगों को मोटिवेट करना, कन्विंस करना उनको कि एनर्जी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, एक डायलॉग क्रिएट करना, सीनियर मैनेजमेंट की कमिटमेंट लेके आना, फिर जो नई प्रोक्योरमेंट्स हो रही हैं उनमें एनर्जी एफिशिएंट चीज़ों को प्रोक्योर करना, रेट्रोफिटिंग करना, एनर्जी सोर्सेज में अल्टरनेट का ज़्यादा पार्ट लेके आना, सस्ती चीज़ों का ज़्यादा पार्ट लेके आना। तो इस तरह डाइवर्स जॉब है ये, जो कि अब बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्लांट्स जो हैं उनके पास ना सिर्फ एनर्जी मैनेजर हैं बल्कि उनकी पूरी पूरी टीम्स मौजूद हैं। तो दिस बिल्ड स्ट्रॉन्ग केस फॉर 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 लर्निंग लर्निंग इंडस्ट्री में एनर्जी मैनेजमेंट वाले पार्ट को, ना सिर्फ इंजीनियर्स के लिए बल्कि बाकी मैनेजर्स के लिए भी। तो हमारा ये जो कोर्स है होपफुली ये आपको इसकी फंडामेंटल सारी काफ़ी हद तक सिखाएगा, और आपको इस काबिल करेगा कि आप किसी इंडस्ट्री में एनर्जी मैनेजर के तौर पे या इंजीनियर के तौर पे अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकें। थैंक यू।